अशोकन पिलर्स और रॉक इंस्क्रिप्शंस जिन पे सम्राट अशोक की लाइफ स्टोरी लिखी है वो पूरे भारत में फैले हुए हैं। यही नहीं, खुद सम्राट अशोक की पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स भी पूरे भारत में फैले हैं। बावजूद इसके सिर्फ 150 साल पहले तक कोई नहीं जानता था कि भारत में कभी भी अशोक नाम का कोई भी सम्राट हुआ था। और फिर कैसे सिर्फ 50 सालों में ना सिर्फ सम्राट अशोक की लाइफ स्टोरी पता चली बल्कि वो मॉडर्न इंडिया के इंस्पिरेशन भी बने। कैसे? आइए आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। इंडियन हिस्ट्री में सम्राट अशोक की इम्पोर्टेंस को शायद ही कम किया जा सकता है। सम्राट अशोक पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने पूरे भारत को पॉलिटिकली यूनिफाई किया और यूनाइटेड इंडिया की नींव रखी। सम्राट अशोक के रूल में ही भारत की पहली स्क्रिप्ट यानी लिपि डेवलप हुई, जिसे ब्रह्मी लिपि कहते हैं। अशोक का सारनाथ पिलर भारत का राष्ट्रीय सिंबल भी है। सारनाथ पिलर के चक्र को भारत के नेशनल फ्लैग में जगह मिली है। यही नहीं, आधुनिक भारत के सेक्युलरिज्म का इंस्पिरेशन भी सम्राट अशोक को ही माना जाता है और सम्राट अशोक की देखरेख में ही भारत में पैदा हुआ बौद्ध धर्म पूरे एशिया महाद्वीप में फैला। शायद इसीलिए कई हिस्टोरियंस ने सम्राट अशोक को फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का जनक तक कहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से सिर्फ 150 साल पहले तक कोई नहीं जानता था कि भारत में कभी भी अशोक नाम का कोई भी सम्राट हुआ करता था। बड़े बड़े इतिहासकार तक नहीं जानते थे कि भारत में कभी भी अशोक नाम का कोई रूलर हुआ था। सच पूछो तो भारत के इस महान शासक को इतिहास ने पूरी तरह भुला दिया था। और फिर कैसे सिर्फ चंद वर्षों में ना सिर्फ अशोक की खोज हुई बल्कि वो मॉडर्न इंडिया के इंस्पिरेशन भी बने। आइए जानते हैं। वैसे तो अशोकन पिलर्स पूरे भारत में फैले हुए थे और इन पिलर्स पर सम्राट अशोक की लाइफ स्टोरी भी लिखी हुई थी, लेकिन ये सभी इंस्क्रिप्शंस ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे जिसे समय के साथ भुला दिया गया था। 14th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत के रूलर थे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। एक दिन वो मेरठ के पास शिकार कर रहे थे कि अचानक उनकी नज़र पड़ी एक सुंदर से स्टोन पिलर पर जिस पर किसी एंशिएंट स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक उस स्टोन पिलर से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने पूरे भारत के ब्राह्मणों को बुलवाया ताकि इन पिलर्स पर लिखे इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा जा सके। लेकिन कोई भी ब्राह्मण ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में कामयाब नहीं था। कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि ये पिलर्स महाभारत के भीम की वॉकिंग स्टिक्स यानी चलने की छड़ी है और भीम की मृत्यु के बाद लोगों ने इन्हें जमीन पर गाड़ दिया था। इससे पता चलता है कि समय के साथ साथ लोगों ने अशोका को भुला दिया था और अशोकन पिलर्स बस अब एक मिथ्या बन चुके थे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इस स्टोन पिलर पर लिखे इंस्क्रिप्शंस को तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन उन्होंने ये पिलर अपनी नई कैपिटल फिरोज शाह कोटला में ज़रूर शिफ्ट करा दिया, जहाँ ये पिलर आज भी मौजूद है। इसके लगभग 500 साल बाद 19th सेंचुरी में भी कई ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इन पिलर्स और इन पे लिखे इंस्क्रिप्शंस को देखा, लेकिन कोई भी ब्रह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ने में कामयाब नहीं हुआ। कई ब्रिटिश ऑफिसर्स को लगता था कि हो सकता है कि ये पिलर्स अलेक्जेंडर की आर्मी ने बनवाए हो और इन पर लिखी ये स्क्रिप्ट एंशिएंट ग्रीक हो सकती है, पर इससे भी इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में कोई मदद नहीं मिली। तब एंट्री होती है ब्रिटिश सिविल सर्वेंट विलियम जोन्स की, जिन्होंने भारत का इतिहास लिखने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। भारत का इतिहास लिखने के लिए वो पुराणों की स्टडी कर रहे थे। उन्हें कई पुराणों में जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराणों में मौर्य वंश के राजाओं के नाम मिले और इनमें सम्राट अशोक का भी नाम लिखा हुआ था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सम्राट अशोक वही अशोक है जिनके पिलर्स पूरे भारत में फैले हुए हैं। 1798 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक मीटिंग में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थॉमस लॉ ने एक पेपर प्रेजेंट किया जिसका नाम था A short account of two pillars to the north of पटना। इस पेपर में उन्होंने पटना के पास मौजूद दोनों अशोकन पिलर्स की ड्राइंग्स भी बनाई और इन पर एक अननोन स्क्रिप्ट में लिखे हजारों साल पुराने इंस्क्रिप्शंस की बात कही, जिसके बाद विलियम जोन्स ने ऑर्डर दिया कि इन इंस्क्रिप्शंस की एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाए
और उन्हें दिखाई जाए, लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद भी विलियम जोन्स ब्रह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए। 1788 में विलियम जोन्स को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में मौजूद अशोकन पिलर पर लिखी इंस्क्रिप्शन की कॉपी भी मिल गई थी, लेकिन अब भी जोन्स और कलकत्ता के दूसरे ब्राह्मण इस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पा रहे थे। हालांकि विलियम जोन्स ये समझ चुके थे कि पटना, दिल्ली और भारत के दूसरे कई हिस्सों में मिलने वाले पिलर्स पर इंस्क्रिप्शन एक ही स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे। आने वाले वर्षों में विलियम जोन्स ने संस्कृत लिटरेचर और अलेक्जेंडर द ग्रेट की इंडिया कैंपेन के दौरान लिखे गए ग्रीक लिटरेचर को साथ साथ पढ़ा, जिससे उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले। पहला ये कि मॉडर्न पटना ही संस्कृत लिटरेचर का पाटलिपुत्र था, जो मगध की राजधानी था। दूसरा ये कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 320 बीसी के आसपास मगध के सम्राट बने थे, यानी अलेक्जेंडर के इंडियन कैंपेन के लगभग 5-6 वर्षों बाद। मौर्य वंश की एक क्रोनोलॉजी तैयार की गई और ये पता चला कि चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने लगभग 267 से 230 बीसी तक मगध से रूल किया था। लेकिन अभी भी सम्राट अशोक के पूरे भारत में मिल रहे पिलर्स से कोई सीधा रिश्ता साबित नहीं हो पाया था। इसके 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में कश्मीरी क्लासिक रजत रंजनी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन पब्लिश किया गया। रजत रंजनी को 12वीं सेंचुरी में कल्हाना ने लिखा था, जिसमें कश्मीर के सैकड़ों साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री बताई गई थी। इसमें कल्हाना ने लिखा था कि कश्मीर में बौद्ध धर्म सम्राट अशोक लेकर आए थे, जिन्होंने कश्मीर में कई बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज का भी निर्माण करवाया। इससे साफ हो गया कि मगध के सम्राट अशोक का राज्य उत्तर में कश्मीर तक था और वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसी समय कई इम्पोर्टेंट बौद्ध ग्रंथों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जा रहा था, जिससे ये साफ हो गया था कि एक समय बौद्ध धर्म भारत का महत्वपूर्ण धर्म हुआ करता था। 1833 में श्रीलंकन बुद्धिस्ट ग्रंथ महावंसा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म के श्रीलंका पहुंचने की कहानी थी। महावंसा के अनुसार मगध के रूलर धर्म अशोक ने श्रीलंका में बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भेजा था, जिससे श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। इन सब ट्रांसलेशन से ये तो साफ हो गया था कि मौर्य सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म के प्रसार में बेहद अहम भूमिका थी, लेकिन अभी भी अशोक की ग्रेटनेस से पर्दा उठना बाकी था। इसके बाद 1820 में जब कुछ ब्रिटिश ऑफिसर सेंट्रल इंडिया से जा रहे थे, तो उन्हें दिखा आज का वर्ल्ड फेमस सांची स्तूपा। उस समय ब्रिटिश ऑफिसर्स को लगा कि सांची स्तूपा कोई जैन टेम्पल है। उन्होंने सांची स्तूपा के स्केचेस भी बनाए और इन्हीं स्केचेस में मौजूद था सम्राट अशोक का स्केच। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि चैरियट पर बैठे ये किंग कोई और नहीं बल्कि खुद सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक की ऐसी ही स्टोन कल्पचर्स ब्रिटिश ऑफिसर्स को अमरावती में भी मिली, पर प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, कोई नहीं जानता था कि ये सब स्तूपास अशोक ने ही बनवाए थे और इन सब स्तूपास पर जो चक्रवर्ती किंग दिखाए गए हैं वो और कोई नहीं बल्कि खुद सम्राट अशोक थे। कुछ साल बाद 1833 में ब्रिटिश ऑफिसर मार्कम किटो को भुवनेश्वर के पास धौली में एक इंस्क्रिप्शन मिला और मार्कम किटो इसे देखते ही समझ गए कि इस इंस्क्रिप्शन की स्क्रिप्ट वही है जो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के पिलर पर है। 1837 में मिला गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन, जो अब तक ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिला लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन था। धौली इंस्क्रिप्शन उड़ीसा में था और गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन गुजरात में, यानी भारत के ईस्ट और वेस्ट में। ब्रिटिश ऑफिसर्स अब समझ गए थे कि इस लिपि के इंस्क्रिप्शंस पूरे भारत में मिल रहे हैं, कभी पिलर्स पर, कभी रॉक कट केव्स में और कभी माउंटेन्स पर। प्रॉब्लम अभी भी वही थी कि कोई भी व्यक्ति इस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पा रहा था। 1830 में इस पिक्चर में एंट्री होती है जेम्स प्रिंसेप की, जिन्होंने इस अननोन स्क्रिप्ट को पढ़ना अपनी लाइफ का मिशन बना लिया। शुरुआती दौर में जेम्स प्रिंसेप ने 3 बड़ी डिस्कवरीज की। पहली ये कि दिल्ली, इलाहाबाद और काठमांडू में स्टोन पिलर्स पर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ना सेम स्क्रिप्ट में है बल्कि तीनों इंस्क्रिप्शंस आइडेंटिकल हैं, यानी तीनों पिलर्स पर सेम बात कही जा रही है। दूसरी, दोस्तों हर लैंग्वेज में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं।
जैसे इंग्लिश में सिर्फ 5 वॉवल्स हैं और इनका प्रयोग हर वर्ड में होता है। इसीलिए जेम्स प्रिंसेप ने उन साइंस की लिस्ट बनाई जिनका प्रयोग हर वर्ड में हो रहा था। इस प्रोसेस से प्रिंसेप ने इस अननोन स्क्रिप्ट के वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को सेपरेट कर लिया। और तीसरा, प्रिंसेप ने नोटिस किया कि इस अननोन स्क्रिप्ट में ज़्यादातर वॉवल्स उसी जगह इस्तेमाल हो रहे हैं जहां संस्कृत वर्ड्स में वॉवल्स इस्तेमाल होते हैं। इस पर प्रिंसेप ने कंक्लूड किया कि ये अननोन स्क्रिप्ट एंशिएंट ग्रीक नहीं बल्कि कोई एंशिएंट संस्कृत लैंग्वेज ही है। ये तीनों ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज थी, लेकिन अभी भी इस स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ना बाकी था। इस कोशिश में बड़ी सफलता मिली 1836 में, जब एक इंडो ग्रीक किंग अगैथोक्लेस का एक बाइलिंगुअल कॉइन मिला, जिसके एक साइड ग्रीक स्क्रिप्ट थी और दूसरी साइड ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। नॉर्वेजियन स्कॉलर क्रिश्चियन लैसन ने गेस किया कि इस कॉइन के दोनों साइड पर सेम लेटर्स ही लिखे होने चाहिए। इस कॉइन पर ग्रीक और ब्राह्मी दोनों ही स्क्रिप्ट में किंग अगैथोक्लेस लिखा हुआ था, जिससे क्रिश्चियन लैसन ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट के कुछ लेटर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद जेम्स प्रिंसेप ने एक और इंडो ग्रीक बाइलिंगुअल कॉइन के जरिए कुछ और ब्राह्मी लेटर्स को आइडेंटिफाई किया, जिसके बाद जेम्स प्रिंसेप ने सांची स्तूपा पर लिखे कई ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने की कोशिश की। प्रिंसेप ने नोटिस किया कि सांची स्तूपा पर लिखे ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस के एंड में सेम 2 लेटर्स ही लिखे हुए हैं। अब क्योंकि सांची स्तूपा एक धर्म स्थल था, इसीलिए प्रिंसेप ने गेस किया कि काफ़ी संभव हो सकता है कि ये 2 लेटर्स डोनेशन यानी लोगों द्वारा दिए गए दान की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत में अक्सर ही ऐसे धर्म स्थलों पर जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो लोगों द्वारा दिए गए दान को ही रिकॉर्ड करते हैं। ब्राह्मी के इन 2 लेटर्स को प्रिंसेप ने संस्कृत के दानम में ट्रांसलेट किया। दरअसल संस्कृत और पाली का दाना, लैटिन का डोनारे और इंग्लिश का डोनेशन, ये सभी वर्ड संस्कृत के दानम से ही निकले हैं। स्नेक जैसा दिखने वाला अल्फाबेट था दा और इन्वर्टेड टी था ना, और लास्ट का डॉट था साइलेंट एम यानी दानम। इसका प्रिंसेप ने ब्राह्मी के कुछ और लेटर्स को आइडेंटिफाई कर लिया और फिर देखते ही देखते अगले 2 वर्षों में ही प्रिंसेप ने ब्राह्मी के सभी अल्फाबेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। ब्राह्मी में कुल 32 कॉन्सोनेंट्स और 6 वॉवल्स थे। इसके बाद प्रिंसेप ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टोन पिलर और इलाहाबाद, लुम्बिनी, पटना और कई स्टोन पिलर्स पर लिखे इंस्क्रिप्शंस के फर्स्ट लाइन को आइडेंटिफाई किया, और ये लाइन थी देवानंद पियादसी। इनका अर्थ था देवताओं के प्रिय राजा पियादसी ने ये वचन कहे। प्रिंसेप ने इंस्क्रिप्शंस तो पढ़ लिए, लेकिन इन सभी स्टोन पिलर्स पर राजा का नाम पियादसी लिखा था, ना कि अशोक। इसीलिए कोई नहीं समझ पाया कि राजा पियादसी ही राजा अशोक थे। प्रिंसेप ने श्रीलंकन बौद्ध ग्रंथ महावंसा का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत किंग देवानम पिया तिस्सा के समय हुई थी, और इसीलिए प्रिंसेप ने कंक्लूड किया कि भारत में जगह जगह से मिल रहे स्टोन पिलर्स श्रीलंका के किंग देवानम पिया तिस्सा ने बनवाए थे। लेकिन इसके कुछ साल बाद ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जॉर्ज टर्नर ने श्रीलंका के एक और इम्पोर्टेंट बौद्ध ग्रंथ दीपावमसा की खोज की, जो महावंसा से भी ज़्यादा पुराना था। इनफैक्ट महावंसा का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन खुद ही दीपावमसा था, इसीलिए दीपावमसा महावंसा से ज़्यादा ऑथेंटिक था। दीपावमसा में लिखा था कि गौतम बुद्ध की डेथ के 218 वर्ष बाद राजा पियादसी का समय शुरू होगा, जो सम्राट चंद्रगुप्त का पोता और बिंदुसार का बेटा होगा। इससे साफ हो गया कि दिल्ली के स्टोन पिलर पर लिखा किंग पियादसी कोई और नहीं बल्कि खुद मौर्यन सम्राट अशोक ही थे। लेकिन फिर कुछ हिस्टोरियंस को लगता था कि पियादसी और अशोक 2 अलग अलग किंग्स थे। कड़ी में फाइनल एविडेंस मिला मस्की का रॉक इंस्क्रिप्शन मिलने से, जिसमें देवानम प्रिया अशोक
एक साथ लिखा हुआ था। मस्की के रॉक इंस्क्रिप्शन मिलने के बाद ही ये कंक्लूसिवली प्रूव हो पाया कि हिंदू पुराणों के अशोक श्रीलंकन बौद्ध ग्रंथ महावंसा और दीपावंसा में मेंशन इंडियन किंग देवमप्रिय और पूरे भारत में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में रॉक इंस्क्रिप्शंस और स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शंस लगवाने वाले किंग, जिन्होंने कलिंगा युद्ध की हिंसा से प्रभावित होकर हमेशा के लिए हिंसा को त्याग दिया था और जिन्होंने पूरे भारत और फिर एशिया के दूसरे देशों में धर्म का प्रचार करवाया, जिसने खुद अपने बेटे महिंदा और बेटी संघमित्रा को भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रूप में श्रीलंका भेजा, जिसने पूरे भारत को पहली बार पॉलिटिकली यूनिफाई किया और एक टॉलरेंट सेक्युलर वेलफेयर स्टेट की स्थापना की, जिनकी देखरेख में भारत की पहली स्क्रिप्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट का जन्म हुआ और जो अलग अलग धर्म ग्रंथों में कभी देवमप्रिय तो कभी पियादसी, धर्म अशोक, कभी चंड अशोक और पियादसी अशोक के नाम से जाने जाते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक ही थे। वही सम्राट अशोक जिनकी गिनती भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ग्रेटेस्ट रूलर्स में होती है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।